अभी तक डिस्कशन में हमने ये तय देखा था किस तरीके से एक तो नोड आईडी को रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी रैंडम नंबर को जनरेट करना है वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक ऐसे मेथड के थ्रू कि वो प्रूवेबल हो कि हाँ ये वाकई में रैंडम है। और दूसरी चीज़ जो हमने जानी थी कि उसकी यूनिकनेस हम कैसे गारंटी करेंगे किसी चीज़ की, किसी नोड आईडी की यूनिकनेस डुप्लीकेट डिटेक्शन के थ्रू, और अगर डुप्लीकेट मिल जाता है तो दोबारा से करने के थ्रू। और इसके अलावा क्योंकि नोड आते जाते रहते हैं तो हमने टाइमर का भी सहारा लिया था यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए कम से कम ओवरहेड के साथ। अब आते हैं हम लोग एक और अगले प्रश्न के ऊपर कि हम की और वैल्यू पेयर जो हम बोल रहे हैं डीएसटी नेटवर्क के अंदर स्टोर करेंगे। तो किसी भी की अगर वैल्यू मेरे को ढूंढनी है तो मैं उसको हैश करूँगा, हैश आईडी निकालूंगा और उस हैश आईडी से मैं रूट नोड तक जाऊँगा। वहाँ पे मैं उसको क्वेरी करूँगा कि मेरे को बताओ कि इस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, या उस की के कॉरस्पॉन्डिंग कई वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ मेरे को भेज दो। मैं ये मांग कर सकता हूँ और वो वैल्यू मेरे पास आ सकती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी की वैल्यू पेयर हमको स्टोर करनी पड़ेंगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अंदर जब हम आते हैं, सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा कि लीफ नोड और कोर नोड क्या होते हैं। ये दो एक और चीज़ अब हम नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनको कहते हैं हम लीफ नोड और कोर नोड, दो प्रकार के नोड होंगे। क्योंकि डीएसटी एक नेटवर्क है तो एक नोड अगर उसको कोई क्वेरी होती है वो अपने नियरेस्ट नेबर को भेजता है अपने राउटिंग टेबल में से, जो भी नियरेस्ट नोड होगा उस हैश आईडी के उसके हिसाब से क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करता है। ये क्वेरी फिर आगे फॉरवर्ड होती है जब तक कि एक ऐसे नोड के पास नहीं पहुंचती है जो कि उस हैश आईडी से सबसे नज़दीक है, और कोई नोड इस हैश आईडी से नज़दीक नहीं होगा। ठीक है, यही वाला है। तो इसको हम बोलते हैं रूट नोड, और रूट नोड में हम लोग की वैल्यू पेयर को सर्च करते हैं। मोटा मोटा ये होता है। तो ये सारे नोड जो कि राउटिंग, इसको हम बोलते हैं डीएसटी राउटिंग। तो सारे डीएसटी नोड्स जो हैं जो राउटिंग कर सकते हैं, कोई क्वेरी मेरे पास आती है, मैं अपने राउटिंग टेबल में सर्च करता हूँ और मैं आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब तक वो रूट नोड पे पहुँच जाए, तो कुछ लोगों के लिए मैं रूट नोड रहूँगा, कुछ लोगों के लिए और लोग होंगे। तो इन सारे नोड्स को हम कहते हैं कोर नोड्स। सो अभी तक जो हमने पीयर टू पीयर नेटवर्क के सारे डिस्कशंस में देखा, हमने कोर नोड्स की खाली बात की है। हमने कभी लीफ नोड के बारे जैसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं किया है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कुछ नोड्स जो हैं वो लीफ नोड हों। मतलब लीफ नोड का मतलब वो डीएसटी राउटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, लीफ नोड की एक खास बात होती है, ये डीएसटी राउटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये करते क्या हैं, मतलब ये वहाँ क्यों होना चाहिए? जनरली ऐसे नोड जिनके पास मेमोरी कम है, ठीक है, या उनके पास बैंडविड्थ नहीं है, ठीक, या ज़्यादा कंप्यूट कैपेसिटी भी नहीं है, मतलब कंप्यूट कैपेसिटी कम है, ऐसे नोड जनरली लीफ नोड की तरह रहना चाहेंगे। क्योंकि जब मैं अगर कोर नोड हूँ तो मेरे को राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है, मेरे को अपने जितने राउटिंग टेबल में लोग हैं सबको पीरियोडिकली मैसेज भेजना है, और जो और लोगों से मेरे को राउटिंग टेबल अपडेट आ रहे हैं उनको एक्चुअली रेस्पॉन्ड करना है अपनी राउटिंग टेबल की पूरी कॉपी भेज के, या डिफरेंशियल कॉपी। अभी डिफरेंशियल राउटिंग टेबल अपडेट की हमने बात ही नहीं की है, अभी मैं उस पर आऊँगा, इसके बाद उसके विषय में बताऊँगा मैं। तो ये ऐसे नोड्स होते हैं लीफ नोड। तो लीफ नोड के पास नोड आईडी होना कोई ज़रूरी नहीं है। लीफ नोड बिना नोड आईडी के भी हो सकते हैं और नोड आईडी के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हम यूज़र आईडी और नोड आईडी को अलग अलग रखते हैं।
ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये एक चीज़ नहीं है। तो एक यूज़र आईडी जो है, एक यूज़र कई नोड आईडी, मतलब उसके पास कई डिवाइसेस हो सकती हैं, उसके पास लैपटॉप हो सकता है, उसके पास मोबाइल फ़ोन हो सकता है, उसके पास हो सकता है डेस्कटॉप मशीन भी हो, टैबलेट हो, उन सब के ऊपर उसने पीयर टू पीयर क्लाइंट चलाया है, उसमें सेम यूज़र आईडी वो डाल सकता है, लेकिन हर डिवाइस का नोड आईडी सेपरेट होगा, ठीक है। तो उसके पास मान लीजिए छोटा सा टैबलेट है, ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, उसको एज ए लीफ नोड इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका डेस्कटॉप पावरफुल है तो उसको एज ए कोर नोड इस्तेमाल कर सकता है। तो एक ये फ़र्क होगा इसमें। तो ये तो हुआ डिफरेंस लीफ नोड और कोर नोड का। तो जनरली जो अभी लीफ नोड होता है वो अगर उसके पास उसका नोड आईडी हम मेंटेन कर रहे हैं कुछ, तो ये नोड आईडी कभी भी किसी भी राउटिंग टेबल में नहीं होगा, क्योंकि ये डीएसटी नेटवर्क में ही नहीं है, तो हम इसको राउट ही नहीं कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। हाँ, ये एक्चुअली अपने नियरेस्ट डीएसटी के अंदर जो भी नियरेस्ट होगा, इसको अगर हैश आईडी मान लेते हैं, इस नोड आईडी के जो भी नियरेस्ट नोड आईडी है, वहाँ पे ये अपनी एक की वैल्यू पेयर एंट्री मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पहली चीज़ जो आती है, ये अपना नोड आईडी और एंड पॉइंट एड्रेस इसको डाल सकता है। तो किसी को अगर इस नोड आईडी को पहुंचना है, वो नोड इस नोड आईडी को सर्च करता है, यहाँ तक आता है, इस की वैल्यू पेयर को ढूंढ लेता है और इस की वैल्यू पेयर से उसको एंड पॉइंट एड्रेस मिलता है, फिर वो सीधे उस नोड से बात कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नोड आईडी को जो राउटिंग डीएसटी राउटिंग की प्रोसेसिंग फॉरवर्डिंग का एक तो नहीं होता, कोई भी, ये खाली एज ए एंड पॉइंट काम करता है, या तो यहाँ से कोई भी पैकेट इमिनेट होता है या टर्मिनेट होता है, कोई इसके थ्रू ट्रांजिट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ये लीफ नोड हुआ और ये कोर नोड हुआ, ठीक। तो ये मोटा मोटा फ़र्क होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो राउटिंग टेबल मैनेजमेंट पे आते हैं, अभी तक लीफ नोड और कोर नोड में राउटिंग टेबल में कुछ फ़र्क होता है। तो जनरली जब लीफ नोड कोई पैकेट ऑरिजिनेट करता है किसी डेस्टिनेशन, क्या किसी हैश आईडी का रूट नोड ढूंढना है या किसी नोड आईडी का एंड पॉइंट एड्रेस ढूंढना है, अब वो किसको हैंड ओवर करेगा? क्या वो किसी भी नोड से अपने आप को अटैच कर लेगा? तो जनरली लीफ नोड जो होते हैं, अगर उनके पास नोड आईडी है तो अपने नियरेस्ट नोड आईडी को ये ढूंढ लेते हैं और उसकी राउटिंग टेबल को ही अपने अंदर कॉपी कर लेते हैं। इस राउटिंग टेबल को जो भी पैकेट यहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लीफ नोड है, कोई भी पैकेट जब यहाँ इसको लीफ नोड को पहुँचेगा वो टर्मिनेट होता है, लेकिन वो डीएसटी राउटिंग के थ्रू नहीं आता है, वो हमेशा एंड पॉइंट एड्रेस के थ्रू आता है। लेकिन ये अपने ओरिजिनेटिंग पैकेट्स को ये डीएसटी राउटिंग के थ्रू भेज सकता है मैसेजेस को। तो अब इसके अंदर इसका मतलब ये जो राउटिंग टेबल कोर नोड्स में है, उसमें ये लीफ नोड का नोड आईडी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अब दूसरी बात, इसके पास राउटिंग टेबल चूंकि यहाँ कॉपी है, तो हम दो टाइप के मैसेज होते हैं, एक होता है आरटी क्वेरी मैसेज और एक होता है आरटी अपडेट मैसेज। तो आरटी अपडेट में सिंपल सा है कि अगर मेरे पास जो राउटिंग टेबल है उसके सारे नोड्स को मैं अपनी राउटिंग टेबल के अपडेट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो मेरी राउटिंग टेबल उनके पास पहुंच जाएगी, उसको वो इस्तेमाल करेंगे अपनी राउटिंग टेबल को बेटर करने के लिए। और बदले में वो लोग, अगर वो कोर नोड हैं, वो बदले में मेरे को भेजेंगे, क्योंकि मेरे पास सारी राउटिंग टेबल में एंट्री, वो सारे के सारे कोर नोड होंगे, वो बदले में मेरे को भी राउटिंग टेबल, अपने राउटिंग टेबल का अपडेट्स भेज देंगे, जिनसे मैं अपनी राउटिंग टेबल को ऑप्टिमाइज करूँगा। तो हर कोई ये करता रहता है, ठीक है। राउटिंग टेबल अपडेट मैसेज में सोर्स का नोड आईडी भी जाता है जो कि भेज रहा है, ठीक है। सोर्स नोड का आईडी जो है, इसको भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई नया नोड है और वो कोर नोड है एक्चुअली, वो अगर मेरे को आरटी अपडेट अपना भेजता है, उसकी खाली अकेले एंट्री है, तो मैं उस नोड आईडी को इस्तेमाल करूंगा अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए। अगर उसकी पॉसिबल होगी तो मैं उसकी एंट्री अपने राउटिंग टेबल में करूंगा और मैं अपनी राउटिंग टेबल की कॉपी उसको भेजूंगा। इस प्रकार से उस नोड की नोड आईडी एंट्री सारी राउटिंग टेबल्स में प्रोपेगेट हो जाएगी। आरटी क्वेरी
एक नया प्रकार का मैसेज है जो कि लीफ नोड जनरेट करते हैं। लीफ नोड आरटी क्वेरी जनरेट करेगा, जिस नोड को भेजेगा वो अपनी नोड की राउटिंग टेबल कॉपी को वापस भेज देगा। आरटी क्वेरी के अंदर कभी भी राउटिंग टेबल नहीं होगी पूरी की पूरी। आरटी अपडेट में राउटिंग टेबल एंट्री होती हैं इसमें, ठीक है, इसमें आरटी टेबल एंट्री होती हैं इस मैसेज के अंदर। यहाँ पर आरटी एंट्री मैसेज नहीं होता है, यहाँ खाली सोर्स जो है उसका एंड पॉइंट एड्रेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका नोड आईडी भी है, किसी वजह से वो रखना चाहता है, तो नोड आईडी का एंड पॉइंट एड्रेस यहाँ पर मौजूद रहता है, जिससे कि ये इसके दो कारण होते हैं। एक तो डुप्लीकेट डिटेक्शन में ये नोड आईडी किसी और को एलोकेट नहीं होगा, और दूसरी बात लोग इसका एंड पॉइंट एड्रेस ढूंढ सकते हैं और सीधे नोड से बात कर सकते हैं। तो कई बार आप किसी को सर्व ही नहीं करना चाहते हो, आप खाली सर्विस लेना चाहते हो, तो आप ये एंट्री, आपको नोड आईडी रखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, आप उस समय खाली यूज़र आईडी और एंड पॉइंट एड्रेस से भी खाली काम चला सकते हो, ठीक है। तो वॉइस ओवर आईपी का जब हम पीयर टू पीयर सिस्टम पे जाएंगे तब ये चीज़ और बेहतर क्लियर होगी। तो ये सोर्स का एंड पॉइंट एड्रेस रहता है। अगर ये नोड आईडी भेजता भी है इस नोड आईडी को जो रिसीव करने वाला नोड है वो उसको अपने ऑप्टिमाइजेशन में इस्तेमाल नहीं करता है। इसकी वजह से लीफ नोड की नोड आईडी कभी भी राउटिंग टेबल में प्रोपेगेट नहीं होती है। तो एक ये बदलाव इसके अंदर राउटिंग टेबल अपडेट में होता है। हाँ, राउटिंग टेबल क्वेरी जब आती है तो अपनी राउटिंग टेबल हम भेज देते हैं, तो लीफ नोड अपनी राउटिंग टेबल को ऑप्टिमाइज कर लेता है, अब अगर उसके पास नोड आईडी है तो। नहीं तो किसी भी एक नेटवर्क से अटैच हो जाता है किसी भी एक नोड से और उसकी राउटिंग टेबल को कॉपी करके वो काम चलाता रहता है, वो आरटी क्वेरी नहीं भेजता है, ठीक है। आरटी क्वेरी एक बार भेज के राउटिंग टेबल मंगा लेता है, उसी एक से मंगाता रहता है बार बार, या किसी से भी मंगा के उसकी राउटिंग टेबल को कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज ही नहीं कर सकता, उसका अपना कोई नोड आईडी नहीं है लीफ नोड के केस में। सो लीफ नोड दो प्रकार के होते हैं इसलिए, एक जो कि जिनके पास नोड आईडी होता है, एक जिसके पास नो नोड आईडी, ठीक है। हाँ, यूज़र आईडी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो यूज़र आईडी और एंड पॉइंट एड्रेस की एंट्री हो सकती है। तो एक लीफ नोड जिस पे नोड आईडी नहीं है लेकिन वो एक यूज़र आईडी के लिए असाइन हो सकता है। जब हम वॉइस ओवर आईपी कॉल जैसे सेट करना चाहते हैं तो हम नोड को कॉल सेट नहीं करते हैं, हम हमेशा यूज़र के लिए, यूज़र को बात करना चाहते हैं, तो उस यूज़र का कॉरस्पॉन्डिंग नोड आईडी क्या है वो ढूंढते हैं, उस नोड आईडी का एंड पॉइंट एड्रेस ढूंढते हैं या यूज़र का एंड पॉइंट एड्रेस ढूंढते हैं और उससे बातचीत सेटअप करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ लीफ नोड और कोर नोड। तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर कि हमारे पास ये 4 बिट का एक है, तो 16 बिट का ये नोड आईडी है, हम यहाँ पे ले रहे हैं कुछ नोड्स। ये हमारे हुए नोड जो कि डीएसटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हुए सारे कोर नोड। तो खाली राउटिंग टेबल में इन्हीं की एंट्री रह सकती है। लीफ नोड हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए ये है विद नोड आईडी, इसका नोड आईडी हम मान लेते हैं 2450। एक लेते हैं विदाउट नोड आईडी, इसको हम मान लेते हैं कुछ XYZ, ये उसका यूज़र आईडी हुआ, IIT कानपुर का ईमेल आईडी एक ले लिया हमने, और इसकी एंट्री होगी एक एंड पॉइंट एड्रेस, ठीक है, विदाउट नोड आईडी। इसका एंड पॉइंट एड्रेस भी मेरे को चाहिए होगा। तो लीफ नोड जो है, अब बूट स्टेप नोड हम मान लेते हैं 8800 को। सो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक RT को हम मैनेज करते हैं और एक NT नेबर टेबल को भी मैनेज करते हैं। नेबर टेबल राउंड ट्रिप टाइम डिले के आधार पे बनाई जाती है, ठीक है, कि मैं जैसे 16 नोड रखना चाहता हूँ जिनके साथ मेरा राउंड ट्रिप डिले टाइम
मतलब पैकेट भेजता हूँ और लौट के जब आता है उसमें कितना टाइम लगता है, वो जिनका फास्टेस्ट है वो 16 फास्टेस्ट नोड। तो मैं नेबर टेबल्स को भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, उसके थ्रू हर बार मैं बेटर नोड्स को सेलेक्ट करता हूँ जिनका राउंड ट्रिप टाइम डिले मेरे से कम हो, तो मेरे आसपास के नज़दीकी नोड्स की एंट्री एनटी में हो जाती है नेबर टेबल्स में। आरटी नोड आईडी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप नोड के पास जब भी आरटी और एनटी रिसीव होता है, ठीक, तो ये ये कंसिडर करता है उनको भेजने के लिए उनके नोड आईडी को, उनकी आरटी टेबल एंट्री को और एनटी एंट्रीज को यूज़ करता है अपनी टेबल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। और बदले में ये भेजता है अपनी आरटी को, अपने एनटी को, नेबर टेबल और आउटी एनटी टेबल को, सेंडर को, प्लस अपने लोकल नोड आईडी को, ठीक है, अगर वो कोर नोड है तो। क्योंकि कोर नोड होगा तभी वो एक्चुअली अपनी टेबल भेजेगा, अदरवाइज वो टेबल नहीं भेजेगा। आरटी तभी भेजेगा जब वो कोर नोड होगा। लीफ नोड होने पे उसको अपना या तो खाली नोड आईडी भेजना होता है या वो नेबर टेबल भेज सकता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर वो ये कोर नोड से आता है, अगर वो अगर वो लीफ नोड है तो उस केस पे वो रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट खाली भेजेगा एक, वो रिक्वेस्ट कर सकता है भाई मेरे को अपना आरटी और एनटी भेज दो, बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं भेजेगा। रिक्वेस्ट करेगा आरटी और एनटी को, तो बदले में हम लोग उसको आरटी एनटी और लोकल नोड आईडी एज इट इज़ हम भेज देंगे, लेकिन उसके नोड आईडी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा भेजने वाला जो, और हम उसके आरटी और एनटी इनको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे राउटिंग टेबल में। इनफैक्ट आरटी को तो बिल्कुल नहीं करेंगे, एनटी को हम लोग फिर भी कर सकते हैं, लेकिन एनटी को भी जनरली नहीं किया जाता है इसमें, ठीक है। बदले में खाली एंट्रीज भेज दी जाती हैं जिससे कि लीफ नोड उनको अपडेट करता रहता है। और इस केस में जहाँ पे विदाउट नोड आईडी है, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट आने से कोई मतलब होता नहीं है इसके अंदर, ये खाली अपने आप को रजिस्टर करता है। हाँ, ये अगर जो भी किसी भी एक नोड से उसकी राउटिंग टेबल की कॉपी मांग सकता है, ये अपडेट क्योंकि नहीं कर पाएगा लोकली, तो सब जगह से राउटिंग टेबल रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी एक से ही खाली करता है। सो अब इसमें अब आते हैं कोर नोड की राउटिंग टेबल कैसी होंगी, ये देख लेते हैं हम लोग। तो कोर नोड के अंदर 2, 3, 4, 5 इसकी राउटिंग टेबल होगी हमारे पास, ठीक है। ये हम लोग टेपेस्ट्री को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टेपेस्ट्री कॉर्ड हाइब्रिड को। तो ये अपने सबसे नज़दीकी अगर हम देखते हैं तो सारी एंट्रीज में यहाँ लिख लेता हूँ 4320, तो 2, 3, 4, 5 की जो एंट्री होगी, तो 2 से अगर हम देखेंगे, 2 वाली एंट्री हमेशा सेकंड कॉलम में जाती हैं। तो हमारे पास 4, 6, 8 ए और बी, ये खाली हमारे पास ऑप्शन है। तो एक एंट्री इसके पास होगी 4320 की, एक एंट्री होगी A200 की जो मिडिल एंट्री होगी, और एक होगी B527 की, ठीक है। यहाँ पर होगी 2215 की। ये मैं कॉर्ड टेपेस्ट्री हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ जो कि हम बृहस्पति 4 में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक सक्सेसर, एक प्रेडिसेसर और एक मिडिल एंट्री, हम पूरी 15 एंट्री मेंटेन नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगले वाले में जब आते हैं तो होगा 2215, प्रेडिसेसर सक्सेसर ये दोनों सेम है, मिडिल एंट्री कोई है नहीं इसके अंदर। 4320 में जब आएंगे, 4320 में 6255 होगा एक, B527
और 2345। ठीक है, 2215 की जब एंट्री चेक करेंगे, ये चूंकि कोर नोड है, इसका होगा 4320, ये वही होगा जो यहाँ पर है 2345 में, B527, 2345 और 2345। 6255 के अंदर हमारे पास होगा 8250, 2345, 4320। 2345 के अलावा इसमें 2215 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये ले लिया है। 8250 के लिए एंट्री होगी A200, 2345, 6255, अगले कॉलम में 8800, 8800 डैश। इसी प्रकार चौथे कॉलम के अंदर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। चौथे कॉलम के अंदर ये इसकी एंट्री है 8255, 8255 होगा। ठीक है, 8800 की इसी प्रकार निकाल सकते हैं। ये यही चीज़ होगी, इसके अंदर खाली A200, 2345, 6255, अगले में होगा हमारे पास 8250 डैश, 8250, और 8255 के लिए एंट्री होगी हमारे पास A200 के लिए B527, 2345, 8255, बाकी कॉलम खाली होंगे। B257 के लिए 2345, 4320 और A200 होगा। ठीक है, अब आते हैं लीफ नोड पे। ये तो कोर नोड के बारे में हमने बात कर लिया। लीफ नोड में क्या होगा? लीफ नोड के अंदर जो एंट्री होगी 2450 है लीफ नोड हमारा। इसने बाई चांस नोड आईडी अपना लिया हुआ है, तो ये बूट स्टेप करेगा BS बूट स्टेप 8800 पे होगा। ठीक है, 8800 पे। तो 2455 शुरुआत के अंदर एंट्री 8800 से कॉपी करेगा, पूरी की 800 की एंट्री लेगा, उसके आधार पे बनाएगा, तो हो जाएगी 6255, 8800 और A200 2345-2345। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर ये अपने आप को बदल लेगा अगले राउटिंग टेबल एक्सचेंज के अंदर। तो ये ऑप्टिमाइज कर रहा है क्योंकि इसके पास नोड आईडी है कई इंस्ट्रक्शन, बाकी से ऑलरेडी सारी ऑप्टिमाइज एंट्रीज हैं। अगले एंट्री के अंदर ये यहाँ 2215 आ जाएगा, यहाँ 2345 आएगा। ठीक है, सो लीफ नोड जो विदाउट नोड आईडी है, इसको अपना आरटी अपना राउटिंग टेबल नहीं फिगर आउट कर सकता है। ठीक है, बट ये एनटी को कर सकता है पिंग टेस्ट के थ्रू। अगर इसके पास एनटी है तो ये बेसिकली अपना जो है आरटी को कॉपी करेगा। अब चूंकि सब लोग बूट स्टेप की राउटिंग टेबल कॉपी ना करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, राउटिंग टेबल जो है उस नोड की कॉपी करेगा जो कि रूट होगा यूज़र आईडी का, हैश ऑफ यूज़र आईडी। सो एक तरीके से रैंडमाइज हो जाएंगे सारे के सारे लीफ नोड जो बिना नोड आईडी वाले हैं पूरे नेटवर्क के अंदर।
ठीक है। और ये वहाँ से खाली रिक्वेस्ट करेगा RT और NT को, और NT को ये ऑप्टिमाइज करेगा खाली रिक्वेस्ट ऑफ NT करके, रिक्वेस्ट NT को ऑप्टिमाइज करेगा ये रिक्वेस्ट NT को इस्तेमाल करके, और फिर जितने NT दूसरों लोगों की नेबर टेबल मिलेगी उनको पिंग टेस्ट करेगा। पिंग का मतलब, पिंग होता है पिंग डेस्टिनेशन का मतलब पैकेट भेजना लौट के आना, तो आपको आउटपुट में मिलता है कितना समय लगा। तो उनको टेस्ट करके जो बेहतरीन नोड्स होंगे उनको NT में मेंटेन करेगा। कुछ समय के बाद जब 16 बेहतरीन या जितने भी नोड चाहिए NT के अंदर उतने बेहतरीन नोड मिल जाएंगे तो फिर ये स्टेबल हो जाएगी राउटिंग टेबल। ये जो NT है ये हमारे को लाइव स्ट्रीमिंग सिस्टम के अंदर या वीडियो ऑन डिमांड सर्विस में काम आएगा। ये उसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे सिस्टम में। अगर रूट जो है XYZ का जो हमारा ईमेल आईडी था, इसका रूट मान लीजिए आता है 6255, तो राउटिंग टेबल जो होगी XYZ के पास वो हो जाएगी 6255 वाली। ये जो राउटिंग टेबल है इसको हम सीधे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 8250 2345 4320। सो कोई भी क्वेरी अगर ऑरिजिनेट करनी होगी वो इस राउटिंग टेबल के बेसिस पे हम DHT राउटिंग के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। तो खाली क्वेरी ऑरिजिनेट हो सकती हैं या टर्मिनेट हो सकती हैं लीफ नोड पे या कोर नोड पे। और लीफ नोड दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैंने कहा है कि RT हमेशा रूट से कॉपी करेंगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आप लोडिंग यूनिफॉर्म कर पाते हैं पूरे नेटवर्क के अंदर। इसको ऐसा इसलिए किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अभी मैं यहाँ पर इस सेशन को रोकता हूँ। अगले सेशन में जैसा कि मैंने कहा था हम ये ढूंढेंगे कि किस किस प्रकार की एंट्री, कौन कौन से की वैल्यू पेयर्स को हमको रखना चाहिए, ठीक है। तो हम उसके ऊपर तय करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे शायद ऐसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं किस तरीके से हम डिफरेंशियल राउटिंग टेबल के कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अपने इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि नेटवर्क का ट्रैफिक कम हो जाता है। राउटिंग ट्रैफिक जो होता है, राउटिंग टेबल मेंटेन करने की ट्रैफिक, उसको हम कम कर पाते हैं, तो नेटवर्क ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसके बारे में भी समय में अगले किसी लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू।